हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत उन्नत है और उसने सभी आर्ट फॉर्म्स को अपने अंदर समेटा है। उसमें गीत, संगीत, शायरी और अलग-अलग चीज़ें हैं। मगर क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि उसी ने फिर बाकी के आर्ट फॉर्म्स को, जो नॉन फ़िल्मी है, उसको पनपने भी नहीं दिया है? अ जो रिच कल्चर्स हैं हमारे यहाँ के, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, गुजरात हो, हमें इनकी आवाज़ें, इनके संगीत, इनका म्यूज़िक, इनकी जो देशज चीज़ें हैं, वो हमें मिलती ही नहीं हैं। कभी ना कभी जब भी मिलेगा तो वो फ़िल्मी एडेप्टेशन मिलेगा, वो किसी फ़िल्म में इस्तेमाल किया होगा। आखिरी बार कश्मीरी धुन, किसी धुन पर कोई कश्मीरी अल्फाज के साथ कोई गाना आपने कब सुना था? वो जो एक शायद ऋतिक रोशन की एक फ़िल्म आई थी, उसमें सुना था हम जी। लोगों ने। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी यही मसला है। और मुझे तो गुजराती मराठी का भी यही लगता है। तो जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो थोड़ा इम्पीरियस नहीं है कि उसने, एक तो ये कि सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मी सब कुछ है, दूसरा ये कि जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, अगर वो उस व्हीकल से, उस मीडियम से चल के आ रहे हैं, तब तो वो हैं, वरना वो हैं ही नहीं। आज से 20-25 साल पहले कुछ म्यूज़िक का सीन बनता लग रहा था, पलाश सेन, लकी अली और कई फीमेल सिंगर्स और बैंड बन रहे थे। लेकिन अब कोक स्टूडियो को छोड़ दें तो कुछ है ही नहीं हुँ। कहीं। आपको क्या लगता है कि फ़िल्मों से ये नुकसान हुआ है? देखिए, फ़िल्मों पर की ज़िम्मेदारी मढ़ना, फ़िल्मों से कुछ ज़्यादा उम्मीद करना है। आखिरकार वो एक कारोबार है, मैं कहूँगा। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो वो है, चूँकि वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, इसलिए वो हमेशा सेफ प्ले कर लेंगे और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हम एज़ अ सोसाइटी क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ये तो देखिए, अभी 20-25 साल पहले तक ये जो मिनिस्ट्री कल्चर की जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, वो ये सब बहुत एक्टिविटीज़ किया करते थे। आपने कश्मीर की बात की, मैंने कश्मीर के ट्रूप्स यहीं रविंद्र भवन के लॉन में बाकायदा वहाँ से आए हुए, वही कपड़े पहने हुए, वही उनके इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए, वो बैठकर, अब वो हमारे कल्चरल लैंडस्केप से वो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पिछले 10 वर्षों में तो वो बहुत ही दूसरी ढंग से ख़त्म हुई हैं। दिल्ली जैसी राजधानी में कोई कल्चरल प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ है जिसको आप आम व ख़ास के लिए कह सकें। बिल्कुल। और इसमें भी आप देखिएगा कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या पॉपुलर का भी एक डिवीज़न है। तो इसका रिश्ता इस बात से भी है कि हम एज अ सोसाइटी कैसे हैं, हम अपनी कल्चरल लीगेसी को लेकर कितने सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे हम इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसियां और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को हम कितना, हमें उसकी दरकार कितनी है। जब आप सब चीज़ें छोड़ देंगे बिजनेस करने वाले लोगों के ऊपर, तो वो तो मल्टीप्लाई ही करना चाहेगा। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो चाहेगा कि उससे मुनाफा कमाए। मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब ये मुनाफे का बिजनेस हो जाएगा, फिर उसमें ये रैट रेस चलना शुरू हो जाती है कि ये चीज़ चलती है और ये चीज़ नहीं चलती है। अब मतलब इसके ज़्यादा टेकर्स होंगे, ऐसा कुछ सोच लिया जाता है और वो उस एक ख़ास तरह की चीज़ परिपाटी पर चलना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आप देखिएगा कि हाल के बरसों में लिट फेस्ट और कल्चरल फेस्ट बहुत बढ़े, तो उसमें भी अंदर जाकर देखिए तो पता चलेगा कि उसमें भी जो कुछ हो रहा है वो किसी भी तरह पर्पज़ को पूरा करने वाला नहीं है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो उसमें बहुत पूंजी लगाते हैं, यानी पान फिल्में मसाला बनाते हैं। कंपनी वगैरह। जी। और दूसरी तरफ ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, तो इनके बीच में हमारा ये जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसमें आपको ये जो कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, वो उनका दम कहिए कि घुट रहा है। तो इसलिए अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट में ये कहें कि भाई सिनेमा के आने की वजह से टेलीविज़न ख़त्म हो गया या टेलीविज़न के आने की वजह से सिनेमा ख़त्म हो गया, इस तरह का शायद दोषारोपण ठीक नहीं होगा। इसको एक इंट्रिकेट सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके समझना शायद ठीक होगा। एज अ सोसाइटी हम लोग पिछले 20 वर्षों में एक रैम्पेंट कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, जहां कलाओं का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। मतलब जिसको कृष्ण कुमार कहते हैं कि जब वो पढ़ लिख जाता है मिडिल क्लास वाला आदमी, तो वो कहता है कि अब तो पढ़ लिए,
फिर उसके घर में एक किताब भी उसको पढ़ने को नहीं मिलेगी। अगर वो कभी पढ़ता हुआ पाया जाता है तो उसके पड़ोसी या उसका दोस्त पूछता है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आ गया है क्या। तो ये है हमारे यहाँ अपने कल्चर को लेकर, अपनी लीगेसी को लेकर एक। और 10th जी। के बाद तो बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई में झोंक देने वाला समाज है हम। जी। और यहाँ से लेके कोटा और इस तरह के जो हमने बसाए हैं नए शहर, जी। कि असली बात यह है कि 12th के बाद बच्चे की ज़िंदगी में किताबें और ख़ासकर साहित्य और इतिहास वगैरह की किताबें गायब हो जाती हैं। वो अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग में चला जाता है और उसके बाद वो नौकरियों में जाता है जी। और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स वगैरह करता है। तो ये जो शौक़ है ये बहुत, और इसीलिए देखिए कि इंजीनियरिंग से भागे हुए लोग जिनको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर सिवाय नौकरी के कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। आपने ऐसे बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है। जी। कोई एक थ्रेड है इसमें, इंजीनियरिंग से भागे हुए लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, महसूस होता है कुछ? हाँ, इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पर आप देखेंगी कि आईटी वाली जो फील्ड है, आईटी की जो फील्ड है वो ज़्यादा, क्योंकि वो अपने आप में इतना अगर देखें मोनोटोनस काम है। कोडिंग से भागे हुए। हाँ, मतलब एक हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रोसेस में बॉडी इस तरह बनी नहीं है कि वो 8 घंटे 10 घंटे बैठे। मतलब हम लोग जेनेटिकली अपने डीएनए में हंटर गैदरर या फिर बाद में कहिए फार्मर, हम चलने वाले शरीर हैं। और आईटी का बिज़नेस आपको बैठाता है, तो उस बैठने ने आपको बहुत तरह की बीमारियां उनको शुरू हो जाती हैं। मतलब फिज़िकल एलिमेंट्स तो अपनी जगह पर हैं, इसके अलावा एक ख़ास तरह के एसी, ऑक्सीजन की कमी, एक ख़ास तरह का काम को रिपीटेड ढंग से करना, ये जिसके अंदर कुछ भी एक क्रिएटिव एस्पिरेशन है वो, और जिसके पास कोई भी चॉइस है वो फ़ौरन उस खूंटे को तोड़ाकर निकलना चाहता है। ये तो आपने ठीक ही कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपना, बेशक उससे वो बहुत पैसे कमा सकते थे, शोहरत कमा सकते थे, और ज़िंदगी में अगर पैसा सुकून देता है तो वो हासिल कर सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसको मिडवे छोड़कर दूसरा करियर या दूसरा ऑप्शन ट्राई किया और उसमें फिर वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये बार बार जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जितने ये सारे, तो मतलब 90% आ रहे हैं उसी बैकग्राउंड से। तो ये अजीब लगता है कि ये हुआ क्या है। इंजीनियरिंग एक तरफ, कहाँ माँ बाप खेत बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहा है इट इज़ नॉट माई कॉल, है ना। तो यानी कि माँ बाप ने भी देखा देखी अपने बच्चों के साथ अनजाने में ही, लेकिन जुल्म कर दिया। जी बिल्कुल। और